जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे, हम एक चैप्टर अभी तक खत्म कर चुके थे आपका, और चैप्टर का नाम था वर्णमाला। आशा करता हूं कि आपके वह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आज की क्लास में मुझसे आगे का अध्याय लेकर चलते हैं, जिसका नाम होगा आपका संधि। संधि आज के चैप्टर का। अरे लेट नहीं है भाई, बहुत जल्दी आया हूं मैं भाग के। संधि, सभी अपना हेडिंग लिखेंगे संधि। संधि का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूं तो यह होता है आपका सम प्लस धी, यानी कि उससे उत्पन्न। इस बात को देखेंगे आप। संधि की सबसे पहले हमको परिभाषा समझनी होगी, और आप देखेंगे कि इस परिभाषा के माध्यम से ही आप कितनी सारी चीजें समझ सकते हैं। तो परिभाषा आप देखेंगे, छोटी सी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार, विकार से मेरा मतलब है बच्चे परिवर्तन। विकार बोलते हैं परिवर्तन को। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, इस परिभाषा को आप समझेंगे। यानी कि जब दो वर्णों का क्या होगा, मेल होगा। मेल अर्थात मिलन होगा। मिलन, एक इधर से और एक इधर से। मिलन तो समझते हो ना सभी? हाँ, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार क्या होता है आपका? संधि होता है। इस शब्द को समझने के लिए आपको एक चीज देखनी होगी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, विकास, अर्पित, उज्जवल, सुमित, नवनीत, आप प्रश्न का उत्तर बताएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जलपान। जल पान, सब्जी वाला, सब्जी वाला, इन शब्दों में कौन सी संधि है? जिन बच्चों ने अभी तक संधि पढ़ चुके होंगे तो वो जानते होंगे इस बात के बारे में कि इन दोनों शब्दों में कौन सी संधि है। कौन सी संधि है? एक उत्तर। और किसी का आंसर? दीर्घ व्यंजन संधि है। और कोई इधर से? बच्चे थोड़ा साइड लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। उमेश तिवारी, आप अपना आंसर लिखेंगे। स्वर संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि। प्रियंकू का आंसर आ रहा है स्वर संधि। दिव्या शुक्ला, दिव्या शुक्ला। तो बच्चे एक बात समझो, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जल प्लस पान। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सब्जी प्लस वाला। तो एक छोटी सी बात समझनी है, अगर दो शब्दों को मिला रहे हैं हम और कोई विकार, परिभाषा को देखो, दो वर्णों के मेल से क्या होना चाहिए? विकार आना चाहिए। एक क्या आना चाहिए? चेंज आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन होना जरूरी है। अगर परिवर्तन है तो संधि है, और अगर परिवर्तन नहीं है तो संधि नहीं है। तो इन शब्दों में कोई संधि, एक बात क्लियर? सब ने लिख दी दीर्घ अयादि। अरे संधि ही नहीं है। ये देखना, दो शब्द जुड़े, प्लस के लेफ्ट और राइट आप संधि में सीखोगे इन चीजों को आज से। इधर लेफ्ट, इधर राइट, दो चीजें मिली, कोई परिवर्तन आया क्या? तो अगर परिवर्तन आएगा तो संधि होगी, अगर परिवर्तन नहीं है तो संधि नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि सभी शब्दों में संधि हो। ये कोई नियम नहीं है कि सभी शब्दों में, बहुत सारे शब्द ऐसे संधि रहित हैं। इसी में मैं आपको बोल दूं और सारे शब्द, पानी वाला, दूध वाला। तो दूध वाला में दूध प्लस वाला को यदि आप मिलाओगे तो आपको लगता है कि कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आ सकता। जहां विकार ना हो, यानी कि शब्दों के मेल से कोई परिवर्तन ना आए, तो संधि नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो बच्चे थम्स अप करेंगे। आगे चलते हैं। इतनी छोटी सी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं इतनी सी बात? अब हम बात आते हैं, संधि की परिभाषा आप समझ चुके हैं, और मैं आपको बताता हूं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार
संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 स्वर संधि। अभी हम इनके प्रकार की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ये संधियां बनती कैसे हैं। और एक बहुत ही छोटा सा नियम, एक लाइन का नियम होगा जिसमें आप संधि आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि योग आपको किस किस का करना है। स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। और नंबर 3 है आपका विसर्ग संधि। एक छोटी सी बात आप सभी समझोगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमेशा स्वर और स्वर के मिलने से होगी। जब 2 स्वरों का मेल होगा, यानी कि जो धन चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, इसके बाएं तरफ एक स्वर आएगा और इसके दाएं तरफ एक स्वर आएगा, तभी आपकी कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। व्यंजन संधि के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, व्यंजन संधि 3 तरह से बन सकती है, जिसमें क्या है कि पहला स्वर हो, दूसरा व्यंजन हो जाए। दूसरा क्या हो जाए? व्यंजन हो जाए। या बाएं वाला व्यंजन हो और दाएं वाला क्या हो जाए? स्वर हो जाए। तीसरी बात, बायां भी व्यंजन हो और दायां भी क्या हो जाए? व्यंजन हो जाए। इतनी छोटी सी बात समझ रहे हैं? यानी कि किसी एक जगह व्यंजन अगर है तो कौन सी संधि होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। अभी व्यंजन की बात कर रहे हैं, यह नियम आपका विसर्ग में भी आएगा। यही नियम कहां आएगा? विसर्ग में। अब आगे देखें, विसर्ग संधि 2 तरह से बन सकती है। नंबर 1 विसर्ग के साथ क्या आ जाए? विसर्ग के साथ कोई स्वर हो या विसर्ग के साथ कोई व्यंजन हो। छोटी सी बात हो, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें सीखते चलेंगे और चीजें हमारे लिए बहुत आसान होंगी। इतनी बात समझ रहे? स्वर संधि सिर्फ एक प्रकार से बनाई जा सकती है, स्वर और स्वर के मेल से। किंतु व्यंजन संधि 3 तरह से बनाई जा सकती है। स्वर प्लस व्यंजन से, व्यंजन प्लस स्वर से, व्यंजन प्लस व्यंजन से। विसर्ग संधि 2 तरह से बनाई जा सकती है। विसर्ग के साथ यदि स्वर वर्ण हो कोई, या विसर्ग के साथ कोई व्यंजन हो। स्वर और व्यंजन आप समझते हैं। स्वर कितने? स्वरों की कुल संख्या कितनी? 11। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी? 33। तो इतनी छोटी सी बात आप मुझे बताएंगे कि स्वर और व्यंजन को लिखते समय अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि अगर आप किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना चाहते हैं, यानी कि बगैर स्वर के लिखना चाहते हैं, तो किस तरह लिखेंगे? क्या लगाएंगे? हलंत। वो छोटी सी बात है एक। इसके बाद प्रकार समझ रहे हैं तीनों। तो हम पहले प्रकार की व्याख्या शुरू करते हैं। और पहला प्रकार कौन सा है हमारा? संधि। संधि में कौन सा प्रकार है? पहला स्वर संधि। आप स्वर संधि समझेंगे। मैंने क्या बताया? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार क्या होता है आपका? विकार बच्चे याद रखेंगे, परिवर्तन जो चेंज आएगा। उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। इतनी छोटी सी बात समझे आप? तो अब बात आती है हमारे स्वर कौन कौन से हैं। स्वर लिखता हूं मैं एक बार, समझना बहुत ध्यान से। पहला स्वर कौन सा है हमारा? दूसरा आ, तीसरा छोटी, फिर दीर्घी, छोटा ऊ, लघु ऊ जिसको बोलते हैं, औ, दीर्घ ऊ, फिर क्या है आपका? री, ऋषि नहीं बोलोगे, री, फिर क्या है आपका? ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। कितने स्वर है हमारे टोटल?
11। आप इनकी 3 फैमिली बनाओगे, कितनी फैमिली? फैमिली तो बना सकते हो ना? हाँ, ये देखो, ये पहली फैमिली, आप देखोगे कितनी आसान होंगी चीजें इससे। ये दूसरी फैमिली और ये तीसरी फैमिली। तीसरी फैमिली में मैंने आपको बताया था ये संयुक्त स्वर हैं चारों। ये क्या है? चारों। तीसरी फैमिली में चारों संयुक्त स्वर हैं। और पहली फैमिली में कौन है? ए और आ। सुहाना खातून, बहुत शानदार। रेखा कुमार अभिषेक। गाजियाबाद कहां पर है? गाजियाबाद, गाजियाबाद की जगह है। ये देखो बच्चे, इतनी बात समझ रहे हैं? इसको आप नाम देंगे फैमिली ए, फैमिली बी एंड फैमिली सी। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे बगैर देखे। फैमिली ए में कितने सदस्य हैं? ए और आ। फैमिली बी में कितने सदस्य हैं? कौन कौन से? ई ओ ओ और री। इसके बाद फैमिली सी में कितने सदस्य हैं? बस कितने हैं? 4। चारों के चारों कैसे हैं? संयुक्त स्वर हैं। और संयुक्त स्वरों का निर्माण आपको याद है? उसका फायदा आपको यहां होगा। संयुक्त स्वरों का जो निर्माण आपको सिखाया गया कि आपका यदि ए में आप छोटी ई मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ए का। उन चीजों का उपयोग यहां होगा। इतनी बात क्लियर है आपके लिए? तो आगे चलते हैं हम। बस ये आपको अपने माइंड में रखने हैं। कितने? 11 स्वर, 2 5 4, 2 5 4। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं स्वर संधि के भेद। किसके? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। और स्वर संधि होती है आपके बच्चे 5 प्रकार की। कितने की? 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली संधि है आपकी कौन सी? दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। बहुत ध्यान से समझेंगे एक बात, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि में एक लिख लेना, सिर्फ आगे लिख के, सिर्फ अपने परिवार में संधि। सिर्फ अपने परिवार में संधि। सिर्फ अपने परिवार में संधि। यह आपको समझाने के लिए हिंदी व्याकरण के अनुसार बिल्कुल ये परिभाषा नहीं है। समझ रहे हो? सिर्फ अपने परिवार में संधि, यानी कि ए किसके साथ संधि करेगा? अगर ए कभी ई के साथ संधि कर लेगा तो क्या दीर्घ संधि हो जाएगी? नहीं होगी। आप कितनी बात समझ रहे हैं? ए किसके साथ संधि कर सकता है? ए कर सकता है किसके साथ संधि? आ के साथ। समझ रहे हैं? आ किसके साथ कर सकता है? ए के साथ संधि। ए किसके साथ संधि कर सकता है? ए के साथ। आ किसके साथ संधि कर सकता है? यानी कि एक ही परिवार के सदस्यों के बीच जो संधि होती है वो होती है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं ई की बात करूं, ई किसके साथ संधि कर सकता है? बड़ी ई के साथ। बड़ी ई किसके साथ? ऊ किसके साथ? बड़े ऊ के साथ। बड़ा ऊ किसके साथ? ऊ के साथ। और इसी तरह ये किसके साथ कर सकते हैं? रे के साथ भी कर सकते हैं। री खुद री के साथ भी कर सकता है। आप देखोगे इसके उदाहरण मात्रण पितरण होते हैं। री की री के साथ संधि। ए किसके साथ संधि कर सकता है? आई किसके साथ संधि कर सकता है? ओ किसके साथ कर सकता है? औ किसके साथ कर सकता है? ओ किसके साथ कर सकता है? मतलब आपस में जो संधि। अब इनको हम लिखने लगे अगर कि ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ, तो अब चीजें बहुत ब्रॉड हो जाएगी। आप एक छोटी सी चीज याद रखेंगे कि अपने ही परिवार में यदि संधि है तो कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो इसको आप समझेंगे कैसे? ध्यान से देखना आप। दीर्घ स्वर संधि। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, महान प्लस आत्मा। बहुत अंतर है, ध्यान से देखना। महान प्लस आत्मा। और एक शब्द लिखता हूं मैं आपके लिए, महा प्लस आत्मा। इस बात को आप समझेंगे।
अगर मैं महा प्लस आत्मा को मिलाता हूं तो क्या बनेगा? आप देखेंगे कि इधर क्या है। अब इस आ की पहचान कैसे होगी? तो इससे पहला वाला जो व्यंजन है उसे स्वर रहित कर दो। क्या कर दो? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, मैं है। अब मैं देखता हूं इस है में कोई स्वर नहीं है, है में कोई स्वर, तो है के अलावा क्या बचा स्वर? क्या बचा? आ, यही बचा। फिर क्या है? धन चिन्ह। इधर क्या है? स्वर आ। और फिर क्या है आपका? यही है। चलो अब क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। आ का योग किससे होगा? दोनों स्वर हैं, एक ही परिवार के हैं, अपने परिवार से बाहर तो नहीं है। तो कौन सी संधि हुई? और दीर्घ संधि का पहचान आप कर पा रहे हैं? दूसरा तरीका क्या है कि जब अपने परिवार के ही किसी सदस्य से मिलेंगे तो एक बड़ा रूप धारण करेंगे। भाई परिवार का सदस्य अगर परिवार के सदस्य के साथ मिलकर चले तो परिवार क्या मजबूत नहीं बनेगा? बड़ा परिवार बन जाएगा, एक दीर्घ परिवार बनेगा। क्या बनेगा? तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में? बड़ा आ। क्या मिलेगा? छोटी बड़ी मिलेंगी, दीर्घ में क्या मिलेगा? बड़ी। छोटा ऊ बड़ा ऊ कभी भी मिलेंगे, क्या मिलेगा? अब बड़ा आ छोटे ऐसे मिलेगा तब भी बड़ा। दीर्घ में रिजल्ट क्या मिलेगा? यानी आप एक बात समझे कि पहली शर्त तो यह है कि अपने परिवार के साथ संधि हो, और दूसरी शर्त क्या है कि परिवार के साथ मिलकर अपने परिवार को ही बड़ा कर देगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहां रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? अब देखना ये आ किस में शामिल हो जाएगा? अगर ये है में शामिल होगा तो ये है में जो अभी हलनता ही हट जाएगा, क्योंकि स्वर इसमें शामिल हो गया, और जब स्वर शामिल हो जाए तो हलंत का प्रयोग नहीं करते। तो यहां क्या आया? महा। क्या आ गया आपका? आ, और आ से जुड़कर क्या बना? भाई बड़ा आई तो बनेगा यहां। अब इसको इसमें जोड़ रहे हैं, मैं है, और यहां क्या बन गया? आ। बच्चा क्या? तमा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन ये क्या बनेगा इसे बताओ? महानात्मा। महात्मा नहीं, क्या बनेगा? महानात्मा। इसका क्या मतलब है? किस तरह हमने विच्छेद किया था समझो। इसको मैं स्वर रहित कर दूं, मैं है आ। मैं है आ, और यहां क्या लिखूं फिर मैं? ने। क्या लिखूं? ने। अब इस ने में से मैंने स्वर निकाल दिया तो क्या निकालूंगा? हलंत। क्या आएगा अलग? ए। योग किस में करना है आपको? आत्मा में। आत्मा का पहला स्वर क्या है? आ प्लस तमा। समझ रहे हैं? तो अब किनकी संधि है? एक ही परिवार के हैं, अपने परिवार को क्या करेंगे? बड़ा। तो क्या बनेगा देखो, इसके लिए फलस्वरूप रिजल्ट क्या होगा? आ। और इस आ को किस में जोड़ना है? इसमें। तो कैसे जोड़ेंगे? महा, और ये एक स्वर है, जैसे ही व्यंजन में शामिल होगा तो ये हलंत क्या है? खत्म होगा नहीं होगा? हो जाएगा। तो क्या बनेगा? महाना। क्या बनेगा? और बाद में क्या है? तमा। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण लिखते हैं और उसकी सहायता से आप समझोगे। जैसे कि पहला उदाहरण है, मैं आपको लिखता हूं एग्जाम्पल में। अभी इसकी छोटी सी पहचान ही बताऊंगा बच्चे। मैं पहचान सीधे सीधे कैसे कर सकते हैं? पहचान कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब इसी की पहचान है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रामायण शब्द का संधि विच्छेद आप करेंगे, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद आप करेंगे, वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद आप करेंगे। इन शब्दों का संधि विच्छेद आप 3 शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे, बहुत ध्यान से। राम प्लस आयन, सुहाना खातून कह रही है राम प्लस आयन। सपना सोलंकी, बहुत अच्छे बच्चे, अपने जवाब लिखेंगे सभी। सोलंकी पुंडीर, बहुत शानदार बच्चे, जवाब लिखेंगे सभी लोग अपने। चलें पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका संधि विच्छेद बचाओ क्या होगा आपका? राम प्लस
आयन, ने, ठीक है। यानी कि इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन। क्या होगा? राम प्लस अयन। अब इस बात को समझो, देखो छोटी छोटी चीजें आपके जानने के लिए। राम प्लस अयन, इधर शब्द में क्या है? अण, और इधर शब्द में क्या है? तो इसके लिए कैसे लिखा हमने ये कि अणे को यहां अणे था और यहां क्या लिख दिया हमने? ने। तो छोटी सी बात समझ लेना पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कभी भी किसी शब्द में रे, क्या? रे, श षटकोण, श षटकोण, छह क्षत्रिय, छह क्षत्रिय, ये शब्द शामिल हो तो न का कौन सा रूप लिखा जाता है? अणे। अणे भाई आप अंग्रेजी भाषा में जैसे देखें, एक शब्द लिखता हूं मैं आपके लिए। जैसे कि एक शब्द है रावण। क्या है? रावण को आप अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? रावण। क्योंकि अंग्रेजी के लिए तो अंग्रेजी में अणे तो है ही नहीं, तो ये ने यानी कि ने ही है। कहीं आप देखेंगे कि कहीं अणे लिख दिया जाता है और कहीं ने लिख दिया जाता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि रे, श षटकोण और छह क्षत्रिय यदि कहीं है तो क्या होगा आपका? अणे। अब आप कुछ भी एक शब्द ऐसा सोचिए इसमें अणे आता हो, कोई भी शब्द एक। नारायण, रे आया इसमें, तो नारायण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नारायण। क्या लिखेंगे? नारायण। और शब्द बोले बच्चे, क्या है? लक्ष्मण, लक्ष्मण। और बोले शब्द आक्रमण। देखो ये रे है, ये क्या है? रे। ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता, क्या होता? ब्राह्मण। और आप कितने भी शब्द देख लेना, सिर्फ एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं जो आप पाओगे, प्रश्न। प्रश्न को कैसे लिखते हैं? अणे लगाते हैं कैसे? ने लगाते हैं। तो मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि यदि आप पहली बात तो उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे। किसकी दृष्टि से? पहला बात होगा उच्चारण की दृष्टि से। अब इसे प्रश्न थोड़ी बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे? प्रश्न। इसमें साफ साफ पता चलता है कि ने का प्रयोग होगा। जहां हमें यह पता नहीं चलता कि ने का प्रयोग होगा या अणे का प्रयोग होगा बोलते समय भी, तब नियम कौन सा लगाएंगे आप? ये कोई भी शब्द देखे आप, कोई भी। अब जैसे मैं चमन लिखता हूं, क्या लिखता हूं? अब इसको मैं चमन लिखना ठीक होगा या चमन लिखना ठीक होगा? ये ठीक या ये ठीक? नंबर एक, नंबर दो, कौन सा ठीक है? क्यों ठीक है? ठीक इसलिए क्योंकि इसमें ना रे का प्रयोग हुआ, ना षटकोण का प्रयोग हुआ, ना क्षत्रिय का प्रयोग हुआ। समझ रहे इतनी बात? जैसे ही मैंने इसे लिखा, राम प्लस अयन लिखना चाहिए था मुझको, राम प्लस अयन। लेकिन आप देखो अयन में कहीं भी रे, षटकोण या क्षत्रिय है, तो आप क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है? अगला विच्छेद करेंगे। हाँ, बोलो। हाँ वो लगाएंगे, हम देखेंगे। यहां इतनी बात समझो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां समझो आप एक बात बच्चे, यहां मैंने लिखा राम प्लस अयन, तो यहां क्या है आपका? ए। और यहां क्या है आपका? तो इस बात को समझेंगे आप, हलंत का प्रयोग कहां होगा? अगर मैं राम का संधि विच्छेद करूं तो कैसे होगा? रे, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। इसका होगा, ये राम का संधि विच्छेद है। इसमें हम देखते हैं, अगर मैं इस शब्द को अलग हटा दूं, ध्यान से देखना, राम, यानी कि ये तीनों मैंने क्या कर लिए? अलग कर लिए। तो क्या मिला मुझे इससे? राम। और राम में क्या निकाल लिया मैंने अलग? एक स्वर। इधर क्या है मेरा? ए प्लस यन। समझेंगे इस बात को? अगर हम इधर से करते हैं तो अब मैं इन दोनों को मिलाऊं, यदि ए और आ एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के हैं, अपने परिवार को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। यानी क्या आपको उत्तर मिलेगा? बड़ा आ। और जब फिर से आ आएगा, क्या आएगा? आ आएगा फिर से।
और जब फिर से आ आएगा इनका रिजल्ट और आ को इसमें शामिल करेंगे तो क्या बनेगा? रामा। क्या बनेगा? रामा। समझ रहे हैं? और फिर से ये न अणे में क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि अब शब्द में क्या है? रे है। और स्वर संधि में आप देखेंगे आप हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ ये आपके समझने के लिए। किसके लिए है? विद्यालय का बताएंगे आप मुझे क्या होगा बच्चे? विद्या प्लस आल्य। बहुत अच्छे। फिर से देखेंगे आप आ में किसका सहयोग हुआ? आ। बाद में देखना है बच्चे, बाद में विद्या, यहां क्या है? आ, और यहां भी क्या है? आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। बन गया बड़ा आ। और मैं आपको बताता हूं कि दीर्घ संधि का नियम भी है कि बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से ही टूटती है। कहां से टूटती है? इतनी छोटी सी बात। वधूत्सव को बताएंगे आप। और कभी भी आप संधि कर रहे हैं आपको दो चीजें देखनी होंगी। एक तो संधि को आप विच्छेद कैसे करते हैं, संधि को जोड़ते कैसे हैं। दूसरी चीज, आपकी वर्तनी ठीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्तनी ठीक होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखता हूं, कपीस। क्या है? कपीस का संधि विच्छेद भी आप लिखेंगे। अभी वधूत्सव बताते हैं। वधूत्सव क्या होगा आपका? वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव। इस बात को समझेंगे। कपीस का संधि विच्छेद लिखेंगे बच्चे आप बहुत शानदार तरीके से। एक लिखेंगे आप रविंद्र का। किसका? अब इसके लिए मैं आपको चार चार एग्जाम्पल भी देता हूं। इसके पहले एग्जाम्पल बी, सी और डी। इसके लिए आपका कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस, कपी प्लस ईस। एक है आपका कपी प्लस ईस। इसी तरह इसके लिए भी चारों एग्जाम्पल है आपके। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। एक है बच्चे आपका रवि प्लस इंद्र। एक है आपका रवि प्लस इंद्र। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका? बी। यहां कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप एक बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ध्यान से देखेंगे। आपने बोला इसमें बी, इसमें क्या बोला आपने? और ऐसा नहीं है कि इन सभी को हम मिलाएं तो क्या हमारा कपीस नहीं बनेगा? हमेशा बनेगा। लेकिन शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा है? बी। क्योंकि कपी शब्द जो कि एक बंदर को कहा जाता है। किसको? और कपी लिखने का यह तरीका कभी नहीं हो सकता। कपी लिखने का यह तरीका कभी नहीं हो सकता। ईस लिखने का, आप ईश्वर जैसे लिखते हैं, ईस लिखने का यह तरीका कभी नहीं हो सकता। तो आपको वर्तनी का प्रयोग भी आना चाहिए, यानी कि शब्द को किस तरह से। हालांकि वर्तनी एक अध्याय है, हम भी उसे पढ़ेंगे। तो ये देख रहे हैं आप यहां कौन सा ठीक होगा? बी। रविंद्र का बताएंगे आप। रविंद्र, क्योंकि रवि का लिखने का आपका सही रूप क्या है? सी। समझ रहे हैं? एक लिखेंगे आप कविंद्र। कविंद्र, कविंद्र कै वे, ये लिखेंगे यहां से कविंद्र। जी, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। आंसर लिखेंगे अपना। क्या होगा? कवि। क्या हो जाएगा आपका? कवि प्लस। तो इस बात को समझेंगे आप। यहां इसको मैं अगर लिख दूं तो कै वे को अगर मैं स्वर रहित करूं तो हलंत लगाना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या है फिर? छोटी या बड़ी? छोटी। ये एक स्वर है। और इधर क्या है? फिर से एक स्वर है। और फिर क्या है आपका? इंद्र। छोटी छोटी मिलकर क्या बनाएंगे? एक ही परिवार के, अपने परिवार का एक बड़ा सदस्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा इसका? बड़ी ई। और बड़ी भैया जैसे ही इस आपके हलंत में शामिल होगी, वे में, जो कि एक व्यंजन है, यहां शामिल होगी तो इसका हलंत हट जाएगा, नहीं हटेगा?
और क्या बनेगा वे, और वे पर क्या बड़ी ई। इन दोनों का आप कर चुके, बच्चा क्या इंद्र। समझ रहे, समझ पा रहे हैं आप, इतनी बात नहीं। जैसे एक शब्द लिखेंगे आप पितृण, पितृण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, मातृण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। जी जी, ये बिल्कुल ठीक होगा छोटी। अभी मैंने क्या पहचान बताई थी आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, बड़ी। यहीं से पहचानेंगे आप, छोटा ही एकदम गलत होगा, एकदम गलत है। तो क्या लिखेंगे आप, कवींद्र। रविंद्र आप लिखते हैं जैसे कि, क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करिए आप, 1 मिनट आगे समझते हैं तब। रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद आप करेंगे जी। हाँ कर लिया ना आपने। तो क्या है आपका जुड़ने के बाद, यहां देखो ये चीजें समझनी है आपको कि आप जब रविंद्र का संधि विच्छेद यहां कर रहे हैं तो यहां था आपका रवि प्लस इंद्र। यहां इसको अगर मैं स्वर रहित कर दूं तो क्या करूंगा, रव। इतनी बात समझ रहे हैं। यहां कौन सी ई होगी, छोटी ई होगी, प्लस में इधर कौन सी ई है, छोटी ई है, और प्लस में क्या है आपका इंद्र है। इन दोनों का यदि मैं संधि इन दोनों के बीच होगी तो क्या बनेगी आपकी, बड़ी ई बनेगी, नहीं बनेगी। तो छोटी ई कभी भी फलस्वरूप आपको प्रदान नहीं हो सकती। तो रविंद्र का संधि विच्छेद एकदम ठीक है, कविंद्र का संधि विच्छेद इस शब्द का भी ठीक है, किंतु अगर आप कवि प्लस इंद्र से शब्द बना रहे हैं तो कौन सा बनेगा आपका, कविंद्र बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि इसी का संधि विच्छेद भी ये होगा और शब्द लिखा भी जा सकता है, किंतु एकदम शुद्ध कौन सा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप कपी और ईस चारों को मिलाएंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कपीस ही मिलेगा। भाई कपी और ईस को कैसे भी आप मिलाएं तो क्या प्राप्त होगा आपको, कपीस प्राप्त होगा। सही चारों है, लेकिन चारों में भी शुद्ध कौन सा है, कौन सा शुद्ध है, जहां आपका बड़ी प्राप्त हो। एक एग्जांपल लिखेंगे आप सभी, ये समझ रहे हैं। यहां क्या प्राप्त होगा आपका, बड़ी ई, और बड़ी ई को जैसे ही आप वे में शामिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो हलंत है। अभी ये व्यंजन था, अभी इसमें क्या शामिल हुआ, स्वर, तो भैया हलंत हट जाएगा। तो ये कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। शुद्ध कौन सा है, ये है। समझ रहे हैं। रविंद्र क्या होता है, रविंदर नहीं, क्या होता है, रविंद्र। आगे लिखेंगे एक और, जैसे कि मैं आपको देता हूं एक शब्द, ध्यान से देखना। पितृण और मातृण को हम भी करेंगे हम बच्चे। इसमें लिखेंगे आप गिरीश, एक शब्द लिख लेते हैं गिरीश, और एक शब्द है हमारे पास गिरीश। आप खुद ही इन जवाबों को ढूंढ पाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, कौन सा ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आप इस बात को। यहां आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गिर। अगर मैं इसको करूं गिर तो इसमें क्या होगा फिर आपका, क्या आएगा, बड़ी की मात्रा, और यही होगा, यही होगा। बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया कि जो संधि की पहचान है, बड़ी से ही क्या होगा, इसका विभाजन होगा। इसके लिए क्या है नियम, गिर, स्वर रहित किया मैंने, तो यहां से क्या मिला मुझे, क्या मिला, ई। गिरी था, क्या था, यहां से प्राप्त हुआ मुझे ई। इसके बाद देखेंगे इस चीज को, और आगे क्या है आपका, ईस। ईस में क्या प्राप्त होता है मुझको, ई और श। संधि किन किन के बीच होगी, इन दोनों के, ई और ई के बीच होगी। ई और ई की संधि होगी तो क्या प्राप्त होगा आपको, बड़ी। और बड़ी जैसे ही आपकी रे में शामिल होगी तो क्या बनाएगी, बड़ी ई। क्या बनेगा इन दोनों से, तो क्या प्राप्त होगा, ग्रीस। तो ये बात का चुनाव आप खुद करोगे कि अगर हम बड़ी का चुनाव करते हैं तो वह सबसे ज्यादा शुद्ध है। सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बोलने में। गिरिस, गिरिस शब्द नहीं है, शब्द क्या है, ग्रीस। क्या है शब्द, ग्रीस। समझ रहे हैं।
अब कोई और एक शब्द देखते हैं आप, एक और उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें। आप देखेंगे महींद्र, महींद्र हो सकता है, महींद्र, ये बात कर रहा हूं मैं, महेंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी गांव के महेंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, महींद्र। इसे तोड़ेंगे आप, जल्दी से संधि विच्छेद करेंगे इसका। ठीक है बच्चे, बहुत, बंटी यादव, राजीव, रुखसार, बहुत अच्छा आंसर है बच्चे आपका, बहुत शानदार। ये बच्चे छोटी ही है, इसको हमने गिरी से अलग कर लिया। ये देखेंगे आप, गिरी था, इसमें से रे को हमने स्वर रहित किया है और ई को बाहर निकाल लिया, वह छोटी है ये बच्चे। क्या हो जाएगा बताओ भाई? मही प्लस, अब देखना दो ऑप्शन है आपके लिए, मही प्लस इंद्र और दूसरा है मही प्लस इंद्र। कौन सा ठीक है? क्यों ठीक है भाई सेकंड? क्योंकि मही को लिखने का तरीका क्या है आपका, वर्तनी में मही इसी तरह लिखा जाएगा, मही इस तरह। ठीक ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध कौन सा है? मही, और जो सबसे ज्यादा शुद्ध है वही आपको चुनना है। इस पर आएंगे पितृण, इस शब्द को बताओ अब, पितृण, पितृण, पितृण। कहां से टूटेगी आपकी संधि? री से। तब बना के देखना जरा, क्या लिखूं? गलत वलत जो भी बनाना बनाओ, एक बार कोशिश करो। 4 ऑप्शन है आपके लिए, पितृ प्लस ऋण, एक है आपके लिए पितृ प्लस ऋण, एक है आपके लिए पिता प्लस ऋण, एक है आपके लिए पित्रा प्लस ऋण। कौन सा ठीक होगा बच्चे? सेकंड ठीक है, तो इसे समझेंगे एक बार। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पितृ की। तो अगर मैं, इसमें क्या शामिल है? री, क्या शामिल है? री, समझते हो ना? री इसमें शामिल है, और यहां क्या है आपका? और री एक स्वर है या नहीं है? अगर मैं यहां से इस स्वर को हटा लूं तो ये क्या हो जाएगा? फिर व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यहां क्या बचेगा आपका? री बचेगा, नहीं बचेगा? और इधर भी क्या है मेरा? री, और फिर आगे मेरा अण। री और री को मिलाऊं तो क्या बनेगा? अब बड़ी री होती है, बड़ी री हिंदी में, संस्कृत में होती है बड़ी री, हिंदी में कोई बड़ी री नहीं होती। ये देखो, अगर आप संस्कृत का समझना चाह रहे हो तो ये जो हम एक बार घुमा के फिर घुमा देते हैं ना, ये संस्कृत में होती है बड़ी री, हिंदी में कोई बड़ी री नहीं है। तो क्या आएगा आपका? री री मिलकर री बनेगा। क्या बनेगा? री। और उस री को कैसे दर्शाओगे? अब देखना, यहां क्या निर्माण होगा? री। क्या होगा? और री अगर इसमें शामिल होगा जो कि एक स्वर है, तो भैया हलंत हटेगा, नहीं हटेगा? हलंत हट जाएगा, और ये इसमें शामिल होगा, क्या रूप लेगा आपका? और फिर आएगा आपका अण। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कुछ जैसे री में ही कंफ्यूजन हो, रे री री, इनमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर है तो समझ लो, अभी बता दो, छोटा सा टॉपिक है, समझ लो, चलो उसे भी साथ साथ। रे के रूप, यहां ब्रैकेट बना लेंगे आप एक छोटा सा, और यहां समझ लेंगे रे के रूप। बच्चे समझेंगे, इन सब चीजों की जरूरत होगी आपको संधि में। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी बच्चे, बिल्कुल दीर्घ संधि है। यहां देखेंगे मात्र प्लस ऋण, एक ही परिवार के सदस्य है, री की री से संधि, एक ही परिवार के सदस्यों की संधि हमेशा क्या होती है? ऋण। तो मात्र ऋण में हमेशा दीर्घ संधि। नई चीज मिल रही होगी ना, कोई बात नहीं। रे के रूप में बता रहा हूं आपको। एक तो होता है जो सामान्य रूप। क्या होता है? सामान्य रूप, छोटी सी चीज समझ लेना। सामान्य रूप किसी शब्द के पहले, बाद में या बीच में कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं भी।
जैसे कि राम है, क्या है? तो सामान्य रूप कौन सा होता है आपका? राम हुआ, अनार हुआ, ये सब क्या है आपके रे के सामान्य रूप है, जो कि शुरुआत में भी हो सकते हैं, बाद में भी होते हैं, और बहुत सारे अक्षरों में बीच में भी होते हैं। अखरोट ऐसे शब्द, शब्द क्या है? अखरोट, रे बीच में है। तो अब बात आती है सामान्य रूप के बाद आता है आपका कौन सा? रेफ रूप। कौन सा? रेफ रूप। रेफ रूप मैंने आपको पहले ही बताया, रेफ मतलब रूफ से याद रखना, छत। छत कहाँ होती है? ऊपर। तो जो ऊपर रे लगते हैं वो क्या है? रेफ रूप। कहाँ लगता है आपका? जैसे कि वर्षा, कहाँ लगता है? वर्षा शब्द में। और कहाँ लगता है? कोई एक उदाहरण बताएंगे आप? तुम बताओ कोने में ऊपर वाला रे। बरखा। निर्माण, एक शब्द है क्या? निर्माण। ये रे का कौन सा रूप है? रेफ रूप, जो ऊपर लगाया जाएगा। और रेफ रूप के बारे में एक और बात लगेंगे, ये होता है आपका आधा रे। कौन सा रे होता है ये? आधा रे होता है। रेफ रूप जो होता है वो कैसा होता है? आधा होता है। और एक और बात समझेंगे इसी के साथ आप, पदेन रूप। कौन सा रूप? पदेन रूप। पदेन रूप यानी कि जो पद तरफ पैरों की तरफ हो, जो पैरों की तरफ हो। जैसे कि आप देखते हैं एक शब्द किरम। कौन सा? किरम। एक शब्द आप देखते हैं, कोई और बोलेंगे उदाहरण? भ्रम, नहीं कुछ अलग तो बोल दो। किरम। प्रकाश, प्रकाश। देखो कर्म इसमें चला जाएगा आपका, किसमें चला जाएगा? कर्म। बच्चे समझेंगे ध्यान से। निर्गुण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। विकास, विकास गुजर, बहुत शानदार। कौन सा? निर्गुण। बच्चे रेप में चला जाएगा आपका। कर्म और प्रकाश। तो एक बात समझना भाई छोटी सी, मैंने आपको बताई खड़ी पाई वाले कितने, खड़ी पाई वाले कितने व्यंजन होते हैं बताओ? खड़ी पाई वाले कुल व्यंजन कितने बताए थे मैंने आपको? 24। के और फे अलग कराए थे मैंने बस। थी तो के और फे में भी खड़ी पाई। मैंने बताया था आधा लिखने का नियम, तो उसमें 22 तो अलग थे, 2 अलग के और फे। तो खड़ी पाई वाले कुल कितने हुए? खड़ी पाई वालों के साथ रे प्रयोग करना, तो रे किस तरह होगा? इस तरह। अब मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई कि सिर्फ आधा रे कौन सा होता है? ये आधा रे कौन सा है? रेफ रूप जो है। रेफ रूप कौन सा है? आधा रे। समझना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी सारे के सारे रे क्या है? पूरे हैं। यहां देख के क्या लगता है कि रे आधा है, लेकिन रे क्या है? याद रखना, सिर्फ ऊपर वाला क्या है? आधा। जो नीचे लगा हुआ है वो क्या है? पूरा रे है। यानी अगर मैं इसको तोड़ूं, मैंने आपको बताया वार्णिक विच्छेद, ये क्या कैसा है? ये क्या कैसा है बच्चे? आधा के। ये क्या कैसा है? याद रखना, रे कैसा है? पूरा। पे कैसा है? रे कैसा है? अब एक चीज और समझे तो हुई खड़ी पाई की बात। किसकी? अगर खड़ी पाई ना हो, जैसे कि ये शब्द है, कोई एक शब्द बोले खड़ी पाई वाला। खड़ी पाई, खड़ी पाई के अतिरिक्त है ये कितने बताए थे मैंने आपको? टोटल 9। 9 होते हैं, 9 जिनमें नीचे क्या होती है? गोलाई होती है। ये है 9 जिनको मैंने बताया था, इनको बोलते हैं गोल व्यंजन। क्या बोलते हैं? तो डे है। अब मुझे डे में रे का प्रयोग करना है। किसका? समझना मेरी बात को। मैंने इसमें रे का प्रयोग इस तरह किया। रे मेरा पूरा है, नहीं है? रे, रेफ को छोड़ के सभी रे क्या है? पूरे हैं। ये बात क्लियर है? अब मैंने इसमें रे तो लगा लिया पूरा, लेकिन डे कैसा है बताओ? तो डे आधा होता है, और आधे डे के लिए क्या लगाया जाता है? गोलाई वाले अक्षरों में आधे के लिए क्या लगाया जाता है? हलंत। क्या लगाया जाता है? आप इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि गोलाई वाले में रे ये होता है। हमें क्या लगता है कि रे पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? रे। एकदम गलत है हम। सही क्या है? टे। टे में क्या लिखा हुआ है? रे। रे पूरा है, टे क्या है? और उस आधे टे को दर्शाने के लिए क्या है? हलंत। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, तो गोलाई वालों में क्या लगता है? इन्हीं को बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई का अक्षर देखो ना आपने, ये दो था पाई।
इन्हीं को बोलते हैं पाई व्यंजन। अब आप ऐसा कोई भी सोच कर देखें। तीसरी चीज, जैसे कि है देखते हैं, है क्या देखते हैं, इसमें मुझे रे का प्रयोग करना है तो कैसे करूंगा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, रे पूरा है कैसा, है कैसा है, आधा, रे पूरा। एकदम अजीब बात है ना। जैसे एक शब्द बोलते हैं हम हृदय, क्या बोलते हैं, तो हमारा हृदय बोलना ठीक है गलत है, शब्द कोई हृदय होता ही नहीं है, शब्द होता है हृदय। रे है दे ये। आप किसी अच्छे कविता सुने, तुमने सुने कविता, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं, सुना नहीं, तो उसे आप ध्यान से सुनना, वो हृदय नहीं है, हृदय बोले, क्या है। तो शुद्ध उच्चारण क्या होगा, हृदय, हृदय की हृदय। तो इस बात को आप देखें क्या होता है, हृदय। और कभी भी जिस अक्षर के साथ ये रे है, रे तो आप याद रखना पूरा होता है, और यह जो वर्ण है कैसा होता है, आधा। ट्रक में टे कैसा है, और ड्राइवर में मैं आपसे पूछूं, जैसे एक शब्द लिख रहा था मैं, ड्राइवर, ड्राइवर में डे कैसा है, तो ये बात याद रखना, ये रे नहीं है, ये क्या है, ये तो हलंत है, और ये क्या है, ये रे है, ये क्या है, इतनी बात समझ रहे हैं। इसके बाद आती है फिर री की मात्रा। ये रे जिसकी मैं बात कर रहा था, रे को आप जानते हैं, रे को मैं इस तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि रे एक व्यंजन है जिसमें क्या शामिल है, एक स्वर शामिल है, रे। और ये सभी रूप किसके लिखे थे आपने, रे के। लेकिन हमने आपको बताई एक बात, री क्या, री क्या है, एक स्वर है, रे नहीं है। पहली बात तो ये है, कोई रे का रूप नहीं है, ये क्या है, स्वर है। और स्वरों की क्या होती हैं, मात्राएं, स्वरों की क्या होती हैं, तो री क्या है, एक मात्रा है, समझ रहे, रे नहीं है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, मैं निर्माण इसका बताया तुम्हें, किससे होता है आपका निर्माण, बेशक इसका रे प्लस ई से होता है। उच्चारण अगर देखें हम, री, क्योंकि ये किसको प्रेजेंट करता है आपका, री को, किसको, इतनी बात समझ रहे हैं। आगे चलें, चलो कहां चल रहे थे हम, दीर्घ संधि में। तो दीर्घ स्वर संधि के लिए मैंने क्या बताया आपको, कि अपने ही परिवार में अगर संधि है, ए के सदस्यों की ए में सदस्य है तो दीर्घ स्वर संधि है, बी के सदस्यों की बी में है तो भी दीर्घ स्वर संधि है, और सी के सदस्यों की अपने ही परिवार में संधि है तो भी दीर्घ स्वर संधि है। समझ रहे हैं इस बात को। कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, क्वेश्चन है, पहचान भी याद रखना, क्या बताई मैंने आपको, बड़ा आ, बड़ी ई, और ठीक है, पहला आप संधि विच्छेद करेंगे महिष का, ध्यान से, महिष शब्द का संधि विच्छेद करेंगे बच्चे। अच्छा, वर्तनी पहला कराओ संधि से भी, ऐसा थोड़ी है भाई, वर्तनी एक अलग विषय है, वर्तनी एक अलग विषय है, आप उसे करेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चे इस बात को। महिष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, महा, या देखना ध्यान से, महा प्लस ईस, या मही प्लस ईस, ये ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, महे प्लस ईस, तीनों में बताएंगे कौन ठीक है, ध्यान से ये लिखो, नोट कर लिया, तुम बताओ बीच में से, हाँ क्यों, ये किसका हो जाएगा, बहुत शानदार। यानी अभी हम पढ़ेंगे कि अभी एक परिवार के नहीं है, ये आ और ये अलग अलग परिवारों के हैं, तो इसका रूपांतरण क्या होगा, बहुत शानदार, क्या होगा आपका, मही प्लस ईस। तो इसके साथ ही आप दूसरी भी समझ लो, चलो छोटे से तौर पर, छोटे से रूप पे इसके एग्जाम्पल हम इकट्ठे, ऐसा होता है जिस समय हम जिस संधि को पढ़ रहे होते हैं तो उसके एग्जाम्पल तो हमें लगते हैं बड़े आसान कि हम पे आ चुका, लेकिन अगर मिक्स करके दिए जाएंगे जिस समय पांचों, असली परीक्षा होगी तुम्हारी जब पांचों के बाद एक बोर्ड पर पूरे मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम सारे। तो एक बात समझो,
दूसरा टाइप कौन सा था? एक पहला पढ़ा हमने दीर्घ स्वर संधि, दूसरा पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के लिए लिखेंगे ए प्लस बी, परिवार ए की परिवार बी के साथ संधि। छोटी सी बात याद रखनी है, गुण में ए प्लस बी। अरे गुण जैसे मिलवाए जाते हैं, जैसे आप समझते गुण कब मिलवाए जाते हैं? ब्याह होता है जब, शादी टाइम पे मिलवाए जाते हैं गुण। एक परिवार के दूसरे परिवार से, या लड़के या लड़की के कितने गुण होते हैं टोटल? कितने मिलने जरूरी है? और लव मैरिज के लिए कोई गुण भी जरूरी नहीं है। चलो ऐसा पंडित ऐसे भी है 100-200 में सारे मिलाते हैं, एक भी ना मिल रहा हो। यहां देखो ध्यान से, छोटी सी बात याद रखेंगे, सुनो। एक परिवार की उसके पड़ोस के परिवार से बी और सी मत कर देना, पहला परिवार दूसरे परिवार से। भाई आदमी पहले तक कोशिश यही करता कि गुण बराबर के घर में ही मिल जा, समझ रहे हो? ए से बी, तो पहले परिवार में कौन कौन थे भैया? ए, और इसकी संधि किसके साथ हो सकती है? दीर्घी और प्रकार, समझ रहे हैं? और अगर अब आप मुझे इस बात का जवाब देंगे, मैंने आपको बताया था ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, कौन सा संयुक्त स्वर बनाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? काम आ रहे हैं संयुक्त स्वर बनाना, नहीं आया। मैंने आपको बताया ए में अगर आप ऊ मिला देंगे तो क्या आएगा? ओ। काम आया नहीं आया? और एक तीसरी चीज और जान लोगे, ए में कभी भी रे मिलेगा, ए आ में कभी भी री मिलेगा, तो रिजल्ट बनेगा अर। क्या बनेगा? अर। समझ रहे हैं इतनी बात? अब क्या बचते हैं इसके गुण स्वर संधि के उदाहरण, तो देखेंगे आप। पहचान बता रहा हूं मैं आपको एक बार। ए, क्या? ए और क्या आएगा आपका? ओ, और साथ ही क्या आएगा? अर नहीं, री। रे का आधा रूप आप देखोगे कैसे बनता है, ये बात देखना आप, इस बात को समझ रहे हो भाई? नहीं, इसके एग्जाम्पल करेंगे हम गुण स्वर संधि के सारे। और उससे पहले आप एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में याद रखना, तीसरा, कल की क्लास में हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण करेंगे। वृद्धि स्वर संधि, तो ये छोटी सी चीजें आप अपने दिमाग में कल रख के यहां बैठे होंगे। मैंने आपको बताया ए प्लस बी, अगर ए की खुद में संधि तो क्या? दीर्घ। बी की खुद में संधि तो दीर्घ। सी की खुद में संधि तो ए से बी मिल जाए कोई भी तो क्या होगी? अब एक परिवार छोड़ दो, ए से सी मिल जाए, यानी ए और आ से कोई सा भी ए, आई, ओ और औ मिले तो कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। रूपांतरण किस तरह होंगे हम कल समझेंगे, ठीक है? और कल की क्लास में हम स्वर संधि खत्म कर रहे होंगे, और उससे अगली क्लास में व्यंजन संधि, और उससे अगली क्लास में विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।